एक कस्बे में कुछ लोग बैठे हुए थे। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। उनमें से एक का नाम रोहित, दूसरे का नाम विकास और तीसरे का नाम आनंद था। आनंद वहीं बैठा था क्योंकि वो उसकी अपनी दुकान थी। आनंद की दुकान पर लोगों का आना कम रहता था क्योंकि उसकी दुकान कस्बे से काफी दूर थी। अरे विकास, तू आज गया नहीं क्या खेतों की ओर? अरे आनंद, क्या बताऊं तुझे, इतनी गर्मी में कहीं जाने का मन ही नहीं करता सिवाय तेरी दुकान के पास आने के, क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंडक रहती है। दरअसल भीषण गर्मी के कारण कस्बे के लोग अक्सर आनंद की टपरी पर आकर बैठ जाते थे क्योंकि उसकी टपरी के आसपास अपेक्षाकृत ठंडक रहती थी। दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी के कारण आज भी उसके पुराने मित्र उसकी दुकान पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आखिरकार केशव चाचा आ ही गए, अब तो माहौल अलग ही बनेगा। वहां जैसे ही केशव चाचा को सबने देखा, सबकी आंखों में खुशी झलक उठी क्योंकि वे अक्सर रोचक भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। अरे चाचा, इतनी देर क्यों हो गई आपको आ जाने में? अरे बेटा, क्या बताऊं, हमारे पास वाले गांव में आज भी वो पुरानी खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। उस गांव के बाहर एक पुराना उजाड़ चौराहा है। लोग कहते हैं कि रात ढलते ही वहां अजीब और खौफनाक शक्तियां घूमने लगती हैं। तो बेटा, मेरे दोस्त की पोती को वो साया जकड़ लिया था, उसी के कारण वहां जाना पड़ा और आते आते देर हो गई। काका, क्या आज के जमाने में भी ये सब सच में होता है? हाँ बेटा, आज भी होता है। बस बात इतनी सी है कि कोई आंखों देखा मान लेता है और कोई इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर ठुकरा देता है। काका, वैसे भी आज ये शाम कटने वाली नहीं लग रही, कोई एक भूतिया कहानी सुनाइए ना। अच्छा, तो सुनो, ये कहानी मेरे एक पुराने दोस्त के साथ हुई थी। रात का घना अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में ढक चुका था। शाम ढल जाने के बाद भी गर्मी अपने चरम पर थी। हवा बिल्कुल शांत थी, मानो प्रकृति किसी अनहोनी के इंतजार में ठहर गई हो। गांव की सुनसान गलियों में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा कर दे। राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर घर लौट रहा था। वह पास के गांव मानपुर के जमींदार के यहाँ काम करता था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक धीमे पड़ गए। उसने देखा, उसकी पत्नी घर के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हमारी गुड़िया का शरीर सुबह से तप रहा है, ना वो कुछ खा रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इतना सुनते ही राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक पल भी देर नहीं की और घबराया हुआ सीधे गांव के वैद्य के घर की ओर भाग पड़ा। काका, ओ काका, घर पर हो ना? कृपया करके जल्दी बाहर आइए। राजू की घबराई हुई आवाज सुनकर वैद्य काका तुरंत बाहर आए। अरे राजू, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? काका, आप जल्दी चलिए, मेरी गुड़िया को कुछ हो गया है। वो न कुछ बोल रही है और ना ही कुछ खा रही है। राजू की कांपती हुई आवाज सुनते ही वैद्य काका बिना समय गंवाए उसके साथ चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों राजू के घर पहुंच गए। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दिए की हल्की रोशनी में गुड़िया बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वैद्य काका धीरे धीरे उसके पास गए और उसका हाल जांचने लगे। राजू बेटा, तुम्हारी बेटी को बहुत भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका इलाज सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, लेकिन क्या काका? आप बस बताइए,
मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी सिर्फ संजीवनी बूटी से ही ठीक हो सकती है, और वो बूटी सिर्फ देवगढ़ में मिलती है। लेकिन देवगढ़ तक पहुंचने का रास्ता सीधा कालेवन के जंगल से होकर जाता है। और आज मंगलवार की रात है। उस जंगल में एक निशाचर भटकता है, एक ऐसा दैत्य जो इंसानों के खून और मांस का भूखा है। जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। काका, मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। यहां से लगभग 6 कोस दूर तुम्हें एक पुराना काली मंदिर दिखाई देगा। उसी मंदिर के पीछे से कालेवन का जंगल शुरू होता है। लेकिन याद रखना, वो जंगल साधारण नहीं है। वो एक माया जाल है, जहां इंसान अपनी ही आंखों और दिमाग पर भरोसा खो बैठता है। तुम्हें हर कदम पर अपने हौसले और विश्वास को मजबूत रखना होगा, वरना तुम जिंदगी भर उसी जंगल में भटकते रह जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर सूरज निकलने से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुनो जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम बस हमारी गुड़िया का ख्याल रखो। काका, आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। मेरे लौटने तक मेरी बेटी और मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। राजू ने एक आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। अगले ही पल राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर देवगढ़ की ओर निकल पड़ा। लेकिन देवगढ़ कोई साधारण गांव नहीं था। कहते हैं शाम ढलते ही वहां के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरा गांव अंधेरे और खामोशी में डूब जाता था। लोग अपने घरों में ऐसे दुबक जाते मानो बाहर रहना खुद मौत को चुनौती देने जैसा हो। और उस गांव के चारों तरफ फैला था कालेवन का अभिशप्त जंगल, जहां रात होते ही इंसानों की नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति की हुकूमत चलती थी। रात के 8 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। आसमान में काले बादल इस तरह उमड़ रहे थे मानो किसी भी पल मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। सुनसान रास्ते पर सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट और बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा अब धीरे धीरे डर का एहसास कराने लगी थी। लगभग 2 कोस चलने के बाद राजू को रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। उस टपरी में एक टिमटिमाता हुआ लालटेन जल रहा था और उसके आसपास अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे दिन की थकान के कारण राजू की आंखें भारी हो चुकी थीं। उसे जोर की नींद आ रही थी और उसका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। राजू ने बैलगाड़ी रोकी और मन ही मन सोचा, अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ जाए। लेकिन इतनी रात को यहाँ चाय की दुकान? राजू ने हैरानी से चारों तरफ देखा। उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। टपरी के बाहर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा लालटेन की हल्की रोशनी में आधा छिपा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो सच में वहां मौजूद ही ना हो, बस आंखों का कोई धोखा हो। फिर भी राजू खुद को संभालते हुए उसके पास गया। बाबा, एक कप चाय मिलेगी क्या? बेटा, चाय तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इतनी रात को इस रास्ते पर आज तक कोई नहीं निकला। तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसे सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। इसीलिए मैं देवगढ़ जा रहा हूँ। बेटा, जाना तो चाहते हो, लेकिन क्या लौट भी पाओगे? चाहे जो भी हो बाबा, मुझे अपनी बेटी को हर हाल में बचाना है। तो मेरी एक बात याद रखना, जहाँ तुम्हें पुराना काली मंदिर दिखाई दे वहीं रुक जाना। सुबह के 3 बजे से पहले उस जंगल में कदम मत रखना, वरना वो निशाचर तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। नहीं बाबा, मुझे सुबह होने से पहले हर हाल में वो बूटी लानी है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर राजू अपनी बैलगाड़ी पर वापस बैठ गया और आगे बढ़ने लगा। पीछे खड़ा वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हाथ हिला रहा था, मानो वो आखिरी बार राजू को जाते हुए देख रहा हो।
रास्ता धीरे धीरे जंगल की ओर दाखिल होने लगा। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे मानो खामोशी से राजू को गुजरते हुए देख रहे हों। घना अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। बैलों के कदमों और पहियों की चरमराहट के अलावा वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी। दिन भर लगातार काम करने की वजह से बैल पूरी तरह थक चुके थे। उनकी चाल अब बेहद धीमी पड़ गई थी। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया। बैलों के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल होने लगा। पहिए बार बार मिट्टी में धंस रहे थे और हर कदम के साथ बैलों की सांसें भारी होती जा रही थीं। राजू ने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। हे भोलेनाथ, ये कैसी आपदा पड़ी है। मुझे माफ कर दो रे बैलो। मैंने तुमसे दिन भर काम करवाया और बिना खाना खिलाए फिर से इस अंधेरी रात में चलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन क्या करूं, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। चलो रे बैलो, बस थोड़ा और। इतना कहकर राजू ने बैलगाड़ी को फिर आगे बढ़ाया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद थकान के कारण राजू की आंख लग गई। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ती रही। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज और ठंडी हवाओं की सनसनाहट गूंज रही थी। तभी अचानक आसमान में फिर जोरदार बिजली कड़की। बिजली की तेज चमक से राजू की आंखें खुल गईं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे बने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। वो मां काली का मंदिर था। मंदिर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और मंदिर के ऊपर लगा लाल झंडा तेज हवा में डरावने तरीके से फड़फड़ा रहा था। राजू तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और कांपते कदमों से मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया। हे माँ काली, मेरी रक्षा करना। मेरी सारी उम्र मेरी बेटी को दे देना। बस किसी भी तरह मेरी गुड़िया को बचा लो माँ। उसने सिर झुकाकर मां काली के सामने प्रार्थना की और फिर धीरे धीरे वापस अपनी बैलगाड़ी की ओर बढ़ गया। वहीं से शुरू हुआ काला वन। हवा अब पहले से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। उसकी ठंडक सीधे शरीर को नहीं बल्कि आत्मा तक महसूस हो रही थी। काले वन का जंगल अब और भी भयावह लगने लगा था। चारों तरफ फैला घना अंधेरा और उस सन्नाटे के बीच गूंजती उल्लू की आवाज किसी अपशकुन जैसी प्रतीत हो रही थी। तभी अचानक बैलगाड़ी जोर से झटकी और कीचड़ में धंस गई। बैल पूरी ताकत लगाकर गाड़ी खींचने लगे। उनकी घंटियां तेजी से बजने लगीं, मगर गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी टस से मस नहीं हुई। राजू ने बैलों को पास के एक पेड़ से बांध दिया और खुद पैदल ही आगे बढ़ने लगा। अब बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी और कुछ ही देर बाद पूरी तरह थम गई। लेकिन बारिश के रुकते ही जंगल का सन्नाटा और भी डरावना हो गया। कालेवन के उस घने अंधेरे में राजू बिल्कुल अकेला चल रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से उसके सामने से गुजरी। राजू वहीं ठिठक गया। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलक आया। ये क्या था? काका ने सही कहा था, ये कालेवन सचमुच जिंदा लगता है। राजू ने खुद को संभालने की कोशिश की और उसने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी बच्चे की दर्द भरी चीख। रात के ठीक 12 बज चुके थे। कालेवन अब पूरी तरह जाग चुका था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल सांस ले रहा हो। चारों तरफ जंगली कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों के बीच चलती ठंडी हवा अब किसी इंसान की फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही थी। राजू का हर कदम अब भारी होता जा रहा था। तभी अचानक
राजू की नजर सामने पड़े एक विशाल पेड़ पर गई और उसे देखकर उसका खून जम गया। उस बड़े पेड़ के नीचे एक काली परछाई खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, मानो वो राजू का इंतजार कर रही हो। उसके चारों तरफ सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू फैली हुई थी, इतनी तेज बदबू कि राजू का दम घुटने लगा। राजू डर के मारे वहीं रुक गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और तभी वो काली परछाई धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। राजू डर के मारे पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा, लेकिन अगले ही पल वो काली परछाई अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर पूरा जंगल उसकी डरावनी हंसी से गूंज उठा। कहाँ भाग रहे हो? मैं जानती हूँ तुम किस लिए मेरे जंगल में आए हो। क्या तुम्हें लगता है संजीवनी बूटी लेना इतना आसान है? मुझे जाने दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे सुबह होने से पहले किसी भी हालत में बूटी लेकर घर पहुंचना होगा। कभी कोई अपने शिकार को जाने देता है क्या? कितने साल हो गए इंसान का मांस चखे हुए। आज बड़ी मुश्किल से कोई मेरे हाथ लगा है। इतना सुनकर राजू का खून सूख गया। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी। कैसे बाप हो तुम जो अपनी बेटी के लिए एक बूटी भी नहीं ला पाए? वो आवाज उसकी पत्नी की थी। राजू घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा और सन्नाटा था। राजू समझ चुका था ये जंगल उसके मन और डर के साथ खेल रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने की जिद दिखाई दे रही थी। नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकता। अगर इस दुनिया में बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी जरूर होंगी। इतना सोचकर राजू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से मां काली का मंत्र जपने लगा। जैसे ही उसके होठों से काली मंत्र निकलने लगे, वो काली परछाई जोर जोर से चीखने लगी। बंद करो, ये बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राजू ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसकी आवाज और तेज होती गई। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अगले ही पल वो भयानक निशाचर चीखता हुआ गायब हो गई और फिर पूरा कालेवन एकदम शांत हो गया। राजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। पूरा जंगल अचानक शांत हो चुका था, मानो अभी अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक डरावना सपना हो। उसने बिना एक पल गंवाए देवगढ़ की ओर दौड़ लगा दी। उसके कदम अब पहले से भी तेज थे। लगभग आधे घंटे तक लगातार भागने के बाद आखिरकार राजू देवगढ़ पहुंच गया। लेकिन उस गांव का नजारा बेहद अजीब था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। न कहीं कोई इंसान दिखाई दे रहा था और न ही किसी घर से रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो गांव नहीं बल्कि किसी मृत दुनिया का हिस्सा हो। तभी राजू की नजर गांव के बीचों बीच खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ अंधेरे में हल्की हरी रोशनी से चमक रहा था। उसकी शाखाओं से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। राजू तुरंत समझ गया, यही संजीवनी बूटी का पेड़ है। वो तेजी से उस पेड़ के पास गया और कांपते हाथों से संजीवनी बूटी तोड़ ली। राजू ने एक पल भी देर नहीं की। वो तुरंत वहां से भागा और पूरी रात सफर करने के बाद आखिरकार अपने गांव वापस लौट आया।